Today, the factors of increasing its economy, such as the population, land mass, resource, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आज उसने काफ़ी चीज़ों में अपने आप को ग्रोथ दिखाया है। जैसे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लैंड मास भी उसके पास ज़्यादा है, रिसोर्सेज हैं, लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है 1949 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, जो कि किसकी लीडरशिप में हुआ था? माओ की लीडरशिप में हुआ था। इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। स्टार्टिंग में इन लोगों ने सोवियत मॉडल मतलब यूएसएसआर वाली जो आइडियोलॉजी है ना, सोशलिज्म, उसको अपनाया था। पर जब देखा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था यूएसएसआर का, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, धीरे 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 अपने जो सोशलिज्म से निकल के कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया कि हम अपने खुद ही रिसोर्सेज को यूज़ करके सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। With the help of USSR, they invested their capital from agriculture to industry for increasement और improvement. उन्होंने यूएसएसआर की हेल्प लेके स्टार्टिंग में क्या किया था, एग्रीकल्चर से पैसा निकाल के इंडस्ट्री में डाला था इम्प्रूवमेंट के लिए। उनके पास इसलिए खुद ही का वर्क कर रहे थे, अंदर ही अंदर बिजनेस चल रहा था कंट्री में, इसलिए फॉरेन करेंसी नहीं थी जिससे वो बाहर की टेक्नोलॉजी खरीद सकें या कोई सामान खरीद सकें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि डोमेस्टिक लेवल पे मतलब कंट्री के अंदर ही हम प्रोडक्शन करके अपने आप को ग्रोथ देंगे। इकोनॉमी उनकी 5 to 6% और पॉपुलेशन 2 से 3% एनुअली बढ़ रही थी। डन। उसके बाद है चाइना प्रोवाइड एजुकेशन टू इट्स सिटीजन्स। चाइना क्या करती है, अपने सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, पैसा भी बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लेकिन डिफरेंस काफ़ी कम था। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 5 to 6% इकोनॉमी बढ़ रही है और पॉपुलेशन 2 से 3%, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। चाइना प्रोवाइडेड एजुकेशन टू दियर ऑल सिटीज़न बेटर देन यूएसए। चाइना अपने लोगों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देता है, यूएसए से भी अच्छी। एंड एंश्योरिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर देम टू मूव डेवलप्ड कंट्री। और वो जानता है कि अगर हम लोगों को हेल्दी रखेंगे तो डेवलपमेंट जल्दी होगा, इसलिए वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाता है लोगों के, राइट। एस्टैब्लिश देयर रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। यूएसए से चाइना ने अपने जो रिलेशंस हैं वो 1972 में इस्टेब्लिश किए। पीएम प्राइमर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो उस टाइम के हेड थे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हेड थे। ये किसका नाम है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। इन 1973 में जू इलहाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन। उसने फिर अगले ही साल 4 मॉडल सबके सामने प्रेजेंट किए, जो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, साइंस था, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री था। 78 में लीडर आए थे डेंग, उन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी, फ्री ट्रेड एरिया, जो हम काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, एफटीए, जिससे इकोनॉमी क्या हुई, काफ़ी अच्छे से बूस्ट हुई, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को आप इनवाइट कर रहे हो अपनी कंट्री में आके कि आप यहाँ ही और बिज़नेस कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। आफ्टर दैट उसके बाद चाइना का जो ट्रेड था वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ, रैपिडली लगा था। नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी। अब एफटीए उन्होंने कर रखा था, ओपन डोर पॉलिसी, तो बाहर की कंट्रीज आके वहाँ बिजनेस कर रही थी, तो फॉरेन करेंसी भी वहाँ आई और उनके पास अब काफ़ी पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइज़ किया। कब किया था? 82 में किया था। ओके, ये कह रहा है कि 82 में जब उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया, प्राइवेटाइज़ का मतलब पहले गवर्नमेंट देख रही थी कि कौन से खेत पे कौन सा क्रॉप लगाया जाएगा, बट अब प्राइवेटली ओन्ड कर दिया गया। हर किसी के अपने खेत हैं, वो अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है, अपने हिसाब से सेल कर रहा है, इस तरीके से। इससे जो रूरल इनकम थी वो काफ़ी बढ़ गई थी गांव वालों की, राइट। उसके बाद है ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया।
या कह सकते हैं लिमिट कर दिया गया, कम कर दिया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, एक छोटा एरिया बनाया गया जहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ आके क्या करेंगी, अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करेंगी। 2001 में चाइना ने WTO को भी क्या किया, ज्वाइन कर लिया एज अ मेंबर। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ था उससे प्रोडक्शन भी बढ़ा और इनकम, जो गांव की इनकम थी, रूरल इनकम, वो भी बढ़ी थी। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, अब चाइना का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जापान, USA, आसियान, रशिया नेग्लेक्टिंग टू कंट्रोवर्सीज अमंग दैम एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना। अभी स्टार्टिंग में चाइना से कोई भी हाथ नहीं मिलाना चाहता था, अब सब चाइना से हाथ मिलाना चाहते हैं उसकी ग्रोथ देख के। ओके, नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, अभी क्या है, ये आगे जो एक छोटा सा ही आदमी दिखाई दे रहा है, ये एक लीडर है, ज़ू इलाही, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सोशलिज्म से और कैपिटलिज्म की तरफ चाइना को चेंज किया था, तो वही दिखा रहे हैं। ये जो डायनासोर है ना, ये चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है और पीछे वॉल बनाई गई है ड्रैगन के पीछे, तो ये कह रहा है कि चाइना ने अपनी आइडियोलॉजी किस लीडर के अंडर में चेंज की थी, ज़ू इलाही के अंडरशिप में चेंज की थी। फिर है लिमिटेशन ऑफ चाइना। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, तो लोग जॉब के लिए इधर उधर घूम रहे थे। फीमेल की जो कंडीशन थी एम्प्लॉयमेंट की, वो उतनी ख़राब थी जितनी कि 18वीं सेंचुरी में यूरोप में ख़राब हुआ करती थी, 18-19 सेंचुरी में। एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रहा था, ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्री लगा रहे हो तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा, तो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा था, जो करप्शन था वो काफ़ी बढ़ रहा था। उसके बाद है चाइना और इंडिया के रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के साथ हमने जब भी वॉर किया है इंडिया हारा है, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी अच्छी मिलिट्री पावर रखता है। बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में चलते ही रहते हैं, एक तो नेफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और एक अक्साई चीन एरिया, ठीक है, इस पे चलता रहता है। लद्दाख में इन्होंने चाइना ने बॉर्डर भी बनाया था 1957 से 1959 के बीच में, और लद्दाख वाला रीजन ओवरटेक कर लिया था, ले लिया था। चाइना ओवरटेक द तिब्बत, चाइना ने तिब्बत पे भी कब्जा किया था 1950 में, और इंडिया ने इसका काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम हमारे रिलेशन और चाइना के रिलेशन काफ़ी ख़राब भी हुए थे, क्योंकि चाइना ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आपने दलाई लामा को क्या किया है, शेल्टर दिया है, शरण दे दी है। तो चाइना ने कहा कि आपने पंचशील एग्रीमेंट जो 1958 में साइन किया था वो आपने तोड़ दिया। चाइना ने फिर 62 में अटैक किया था इंडिया के ऊपर, जब वर्ल्ड में क्या चल रहा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। तब राजीव गांधी जी विज़िट करने गए थे चाइना में 1988 में, जिससे इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधरे। उन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन किया कल्चर एक्सचेंज का और कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिससे अच्छे रिलेशन मेंटेन हो सके। उसके बाद है 1990 के बाद ट्रेड काफ़ी बढ़ा था, लगभग 30% एनुअली बढ़ा था। यहाँ पे चाइना जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यहाँ 99 लिखा हुआ है, आप 98 कर लीजिएगा। 98 में जो पाकिस्तान ने किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उसमें, जबकि इंडिया ने भी 98 में ही एक्सप्लोजन किया था, तब किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया था, पर यहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। चाइना की जो मिलिट्री रिलेशन है वो बांग्लादेश, म्यांमार के साथ है, जो कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को नेगलेक्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेगा इंडिया पे इसका। उसके बाद बेटा आपका है चाइना। चाइना जो है हम जानते हैं उसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में भी चलती हैं, जैसे सोनी है, कैनॉन है, ठीक है, सुजुकी है, टोयोटा है, ये सारी जापान की कंट्री है। जापान जो है काफ़ी टेक्नोलॉजिकली आगे है। ये इकोनॉमिक रूप से देखें तो 3rd पोजीशन रखता है वर्ल्ड में। ये G7 का मेंबर भी है। उससे काफ़ी नुकसान जापान को काफ़ी टाइम तक लंबा सहन करना पड़ा था।
फिर भी ये आज यूएनओ में 10% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जापान जो है उसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। वो केवल 1% अपनी मिलिट्री पे लगाता है और काफ़ी फिर भी अच्छा खासा अमाउंट मिलिट्री पे इन्वेस्ट होता है। ये मिलिट्री पर्पस से 4th पोजीशन रखता है। ये G8 का मेंबर भी है। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है। एनी क्वेरी यू कैन आस्क। टिल देन बाय।